स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड अदर्स ऑर्बिट। कक्षा एक नियमित रिपीटिंग पथ है जो अंतरिक्ष में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के चारों तरफ ले जाती है। कक्षा में उपस्थित किसी वस्तु को एक उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह प्राकृतिक हो सकता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह उपग्रह मानव निर्मित भी हो सकता है। सैटेलाइट लॉन्चर ASLV, इसका पूरा नाम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ASLV प्रोग्राम को लो अर्थ ऑर्बिट्स के लिए पेलोड क्षमता को बढ़ाकर 150 किलोग्राम करने के लिए तैयार किया गया। यह एक कम लागत वाला मध्यवर्ती लॉन्च व्हीकल है। PSLV, इसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। तरल चरणों से लैस यह पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। अक्टूबर 1994 में इसका पहला सफल प्रक्षेपण हुआ। PSLV से 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगातार विभिन्न उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने पर PSLV को द वर्कहॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं। 600 किलोमीटर की ऊंचाई के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 kg तक पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। यह 4 चरणीय प्रणोदक उपग्रह है। चौथा चरण है PS4। यह PSLV का सबसे ऊपरी चरण है। इसमें 2 अर्थ स्टर्लिंग तरल इंजन शामिल हैं। तीसरा चरण है PS3। यह एक ठोस रॉकेट मोटर है जो लॉन्चिंग के वायुमंडलीय चरण के बाद ऊपरी चरणों को उच्च गति प्रदान करता है। इसमें ईंधन HTPB यानी हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चरण है PS2। इसमें तरल रॉकेट इंजन का उपयोग होता है, जिसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर द्वारा विकसित विकास इंजन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं GSLV। इसका पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया हुआ यह एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। यह उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करता है। GSLV में PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता है। GSLV स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ एक 3 चरणीय लॉन्चर है। पहला चरण 4 तरल इंजन स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ 138 टन S139 ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करता है। दूसरा चरण एक तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसे विकास इंजन के रूप में जाना जाता है। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जो तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। GSLV Mark II, यह भारत द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है। यह 4 तरल स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ एक 3 चरणीय चौथी पीढ़ी का लॉन्च वाहन है। स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS GSLV Mark II के तीसरे चरण में प्रयोग होता है। GSLV Mark III। GSLV Mark III को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना गया था। इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है GSLV Mark III। वाहन में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। GSLV Mark III को लगभग 4 टन वजनी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या लगभग 10 टन वजनी उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता GSLV Mark II से दोगुनी है। RLV-TD, इसका पूरा नाम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RLV-TD है। इसरो के सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रयासों में से एक है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में कम लागत से पहुंच सुनिश्चित करना है।
RLV-TD की बनावट एक अंतरिक्ष यान के समान है तथा इसमें प्रमोचक रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान दोनों की विशेषताएं हैं। द्रुतगामी RLV-TD को विभिन्न तकनीकों जैसे कि हाइपरसोनिक उड़ान, स्वायत्त लैंडिंग और संचालित क्रूज उड़ान का मूल्यांकन करने के लिए उड़ान परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। RLV-TD के उद्देश्यों को देखें तो स्वायत्त नेविगेशन, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण NGC योजनाओं का मूल्यांकन इसका उद्देश्य है। साथ ही एकीकृत उड़ान प्रबंधन और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का मूल्यांकन उद्देश्यों में शामिल है। रैमजेट यह एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो वाहन की आगे की गति का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन कंप्रेसर के दहन के लिए कंप्रेस करता है। दहन कक्ष में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है जहां यह गर्म संपीड़ित हवा के साथ मिश्रित होता है और प्रज्वलित होता है। रैमजेट लगभग 3 मैक के सुपरसोनिक गति पर सबसे कुशलता से काम करते हैं और 6 मैक की गति तक काम कर सकते हैं। हालांकि जब वाहन हाइपरसोनिक गति तक पहुंच जाता है तो रैमजेट दक्षता कम होने लगती है। स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन का सुधरा हुआ रूप है क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति से कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन करता है। इसरो द्वारा डिजाइन किया गया स्क्रैमजेट इंजन हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में और वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग करता है। स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन 28 अगस्त 2016 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक संचालित किया गया। अन्य कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी INO भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला। वर्ष 2015 में तमिलनाडु के थेनी जिले में एक न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना परियोजना को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो कणों का अध्ययन करना है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड बनाने वाले मूलभूत कणों में सबसे छोटे कण हैं। INO परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है। इसकी नोडल एजेंसी परमाणु ऊर्जा विभाग है। INO की योजना न्यूट्रिनो भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोगों के लिए छात्रों को विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा प्रदान करने की है। एनवीसैट यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूरोपियन रिमोट सेंसिंग ERS सैटेलाइट है। यह 10 यंत्रों के साथ 2002 में लॉन्च किया गया था। यह 8 टन का सबसे बड़ा नागरिक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। इसमें नए उपकरणों के साथ साथ भूमि विशेषताओं और समुद्र के रंग के प्रति संवेदनशील एक मध्यम रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल था। एनवीसैट में ट्रेस गैसों की निगरानी करने वाले 2 वायुमंडलीय सेंसर भी लगे हैं। एनवीसैट मिशन 8 अप्रैल 2012 को खत्म हो गया था। उन्नति जनवरी 2019 में बेंगलुरु में इसरो द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका पूरा नाम यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो है। यह नैनो सैटेलाइट विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस की 50वीं वर्षगांठ के दौरान इसरो ने उन्नति कार्यक्रम की घोषणा की। यूनिस्पेस प्लस 50 का आयोजन जून 2018 में वियना में हुआ था। यह कार्यक्रम विकासशील देशों के प्रतिभागियों को नैनो सैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है। इसमें नैनो सैटेलाइट की परिभाषा, उपयोगिता, अंतरिक्ष मलबे पर उनके प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कानून, डिजाइन ड्राइवर्स, विश्वसनीयता और गुणवत्ता आश्वासन तथा नैनो सैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे। कार्यक्रम के पहले बैच की शुरुआत 17 देशों के 30 प्रतिभागियों के साथ की गई। गगन, इसका पूरा नाम GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए इस परियोजना को सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम
के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में नागरिक विमानन के क्षेत्र में जीवन सुरक्षा के लिए उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र की स्थापना और विस्तार करना है। यह प्रणाली अन्य अंतर्राष्ट्रीय SPAS प्रणालियों जैसे US वास, यूरोपीय EGNOS और जापानी MSAS आदि के समकक्ष है। गगन पेलोड GSAT-8 और GSAT-10 उपग्रहों के माध्यम से पहले से ही कार्य कर रहे हैं। तीसरा गगन पेलोड GSAT-15 उपग्रह के माध्यम से कार्य कर रहा है। गगन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला SBAS प्रणाली है। भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सटीक पहुंच क्षमताएं हैं। इससे परिवहन, समुद्री मार्गों, राजमार्गों, रेलवे, सर्वेक्षण, सुरक्षा एजेंसियां, दूरसंचार उद्योग आदि को सटीक स्थिति संबंधित जानकारी का लाभ मिलेगा। नाविक IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसरो द्वारा विकसित पूर्णतया भारत सरकार के अधीन एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जिसे नाविक नाम दिया गया है। नाविक का उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में सटीक स्थैतिक जानकारी उपलब्ध कराना है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े हिस्से में सटीक स्थैतिक जानकारी उपलब्ध कराना। IRNSS के 7 उपग्रहों से मिलकर ही नाविक बना है। यह अमेरिका के GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलीलियो जैसा है। इसकी सफलता के बाद देश के पास अपना GPS भी हो गया है। इस श्रृंखला के पहले 3 उपग्रह IRNSS-1A, 1B और 1C 2013-14 में लॉन्च किए गए थे। इस प्रणाली के सभी उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इस श्रृंखला के अन्य उपग्रहों में से 3 भू स्थिर कक्षा में और 4 भू समकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। श्रृंखला का 8वां उपग्रह IRNSS-1H तकनीकी खराबी की वजह से असफल हो गया था। यह प्रणाली स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। IRNSS-1I इसरो की नाविक प्रणाली के IRNSS-1H की असफलता के बाद प्रक्षेपित किया गया, जो इस श्रृंखला का आखिरी उपग्रह है। IRNSS-1I को भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। सभी IRNSS उपग्रहों में 2 पेलोड हैं, एक नेविगेशन पेलोड, दूसरा रेंजिंग पेलोड। नेविगेशन पेलोड का इस्तेमाल स्थिति, गति तथा समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। रेंजिंग पेलोड का इस्तेमाल उपग्रह की आवृत्ति रेंज का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। IRNSS-1I उपग्रह IRNSS-1A का स्थान ले सकता है, जो तकनीकी खामी के बाद निष्प्रभावी हो गया था। इसकी तीनों परमाणु घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। परमाणु घड़ियां, यह घड़ी 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से की गणना करने की क्षमता रखती है। GPS सैटेलाइट बहुत ही उन्नत तकनीक से डिजाइन की जाती है ताकि इससे प्राप्त होने वाली कोई भी सूचना 100% सही हो। अतः GPS सैटेलाइट में परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल होता है। नाविक के प्रमुख अनुप्रयोग, सैन्य और कूटनीतिक फायदे, व्यावसायिक और सामाजिक लाभ भी शामिल। आस पड़ोस के देशों को GPS सुविधा दी जा सकती है, जिससे पड़ोसी देशों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान, मैपिंग इत्यादि सुविधाएं देकर सरकार की आय हो सकेगी। इससे देश के दूर दराज के इलाकों पर GPS की मदद से नजर रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग इलाकों में चल रही अवसंरचना परियोजनाओं की रियल टाइम मैपिंग की जा सकेगी। सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम की पहले से ही जानकारी और देर से चल रही ट्रेनों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जा सकती है। व्यावसायिक रूप से लंबी दूरी तय करने वाले भारतीय मालवाहक जहाजों को भी इससे फायदा होगा। आपदा के समय मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सकेगा। सरल का फुल फॉर्म सैटेलाइट विथ आर्गोस एंड ऑर्टिका है। यह समुद्र विज्ञान अध्ययनों के लिए भारत फ्रांस का एक संयुक्त अभियान है। यह मुख्यतः समुद्र के संचलन और समुद्री सतह की ऊंचाई का अध्ययन करता है। सरल अनुप्रयोग,
सरल डेटा उत्पाद परिचालन के साथ साथ कई क्षेत्रों में अनुसंधान उपयोगकर्ता समुदायों के लिए उपयोगी होंगे। समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र की स्थिति का पूर्वानुमान करने में, मौसमी पूर्वानुमान, जलवायु की निगरानी, महासागर पृथ्वी प्रणाली और जलवायु अनुसंधान, महाद्वीपीय बर्फ अध्ययन, जैव विविधता के संरक्षण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और संरक्षण, पर्यावरणीय निगरानी, समुद्री सुरक्षा में सुधार इत्यादि के लिए ये उपयोगी होंगे। युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम यंग वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका शुरू किया है। इसकी थीम जय विज्ञान जय अनुसंधान है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान कर रुचि बढ़ाना है। कार्यक्रम में प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा अनुभव साझा करना, प्रयोगशाला का दौरा, विशेषज्ञों के साथ चर्चा, व्यावहारिक और प्रतिक्रिया सत्र शामिल होते हैं।